स्टोरीज भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आज जैसे कि आप सब जानते हो कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज के यंगस्टर्स का एक नेटवर्किंग भी बढ़े और उसका उन्हें उनके प्रोफेशन में, उनके फैमिली में और उनके करियर में उन्हें उनका लाभ हो। तो आज की यह जो वेबिनार है एडल्ट वैक्सीनेशन, यह हमारे एमबीपीएम स्कॉलर कमेटी ने आयोजित किया है। मुझे लगता है वैक्सीन इस शब्द से पिछले 4 महीने में हम काफी परिचित हुए हैं। हमने देखा है कि एक छोटा सा 20, 30, 40 माइक्रोन का एक वायरस कैसे पूरी दुनिया को इसने स्टैंड स्टिल कर दिया है। और एडल्ट वैक्सीनेशन यह जो टॉपिक है, 4 महीने पहले आप देखोगे तो वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस इतना नहीं था। और आज भी आप देखोगे तो एडल्ट वैक्सीनेशन मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो मुझे खुशी है कि आज के हमारे पैनलिस्ट जो है डॉक्टर पटेल, डॉक्टर राठी और निकुंज मालपानी आज इस सेमिनार के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे अनेक नावीन्यपूर्ण प्रोग्राम हमारी एमबीपीएम माहेश्वरी स्कॉलर कमेटी आपके सामने लेकर आएगी। ओवर टू मालू जी। थैंक यू। थैंक यू अतुल जी। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा माणक जी काबरा से कि इनके लिए निकुंज जी के लिए इनको इंट्रोड्यूस करें। माणक जी काबरा। नो ओके, आई थिंक माणक जी दिख रहे हैं नहीं? घनश्याम जी इजी। ओके निकुंज, चलिए जब तक माणक जी आते हैं शुरू करता हूं मैं। निकुंज जी आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट हैं और इन्होंने बेन एंड कंपनी में काफी एक्सपीरियंस लिया है और वेरियस फील्ड में ही हैज टेकन इन स्टार्टअप एंड वेरियस अदर बिजनेसेस में इन्होंने काफी इंटरेस्ट एक्सपीरियंस गेन किया है और अभी खुद का स्टार्टअप मेडिसिन में चालू किया है इन्होंने। एंड यंग टैलेंटेड ये है। आप देखेंगे कि आईआईटी का बंदा इंजीनियर जो है वो कैसे नॉलेज गेन करता है ऑन मेडिसिन। तो आइए मिलते हैं निकुंज जी से। निकुंज जी। थैंक यू अंकल। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई होप आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं और सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं जो लेने चाहिए इस लॉकडाउन में कोविड के लिए। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूंगा अतुल जी लाहौटी अंकल का, प्रेसिडेंट एमबीपीएम, ब्रजेंद्र जी मालू जी अंकल का, चेयरमैन एमबीपीएम स्कॉलर्स कमेटी, और मानक जी काबरा अंकल का, कार्यक्रम आयोजक, और सभी कमेटी मेंबर्स का एमबीपीएम स्कॉलर्स कमेटी कि उन्होंने इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझा और हमें मौका दिया कि हम आप सबको इसके बारे में और बता सकें। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी। आई होप आप सबको मेरा स्क्रीन अब दिख रहा हो। आज का हमारा टॉपिक है ऑन अडल्ट वैक्सीनेशन एंड इसके लिए दो बहुत ही एस्टीम्ड पर्सनालिटीज ने हमारे साथ जुड़े हैं। दो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। मैं सबसे पहले उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आप सबसे। सबसे पहले डॉक्टर हेमंत। So Dr. Hemant is Ahmedabad's leading family and adult vaccinologist, and 28 years से he is a practicing family physician. Dr. Hemant runs his own adult and adolescents vaccination center in Ahmedabad.
एंड इनका प्राइम फोकस अडल्ट वैक्सीनेशन पे ही रहा है। इन्होंने अब तक 12,000 से ज्यादा फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेट किया है और 20,000 से ज्यादा अडल्ट्स को निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीनेट किया है। डॉक्टर रेगुलरली वैक्सीनेशन कैंप करवाते रहते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉर्पोरेट से टाई अप करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है और वैक्सीन और हेल्थ के रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। फॉलो करने के लिए आप facebook.com/adultvaccines पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनका वेबसाइट भी है aavc.in। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। We also have Dr. Narendra Rathi with us. Dr. Rathi is MD, DND, MNAMS, and FIAP. Dr. Rathi is a consultant pediatrician and infectious diseases specialist at Smile Hospital in Akola. इन्होंने क्लिनिकल फेलोशिप करी हुई है लंदन से। इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। बेस्ट रिसर्च अवार्ड इन 2011 यूएसए में, लोकमत हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड इन 2019। डॉक्टर राठी एडिटर भी है, कई सारे जर्नल्स में लिखते हैं एंड ही इज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिसिंग सिंस 31 इयर्स। इन्होंने खुद का एक प्रोप्राइटरी राठी स्कोरिंग सिस्टम बनाया है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्सिया, जो बहुत ही ज्यादा वेल पब्लिसाइज्ड। एक और बढ़िया बात यह है कि एज मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ स्माइल फाउंडेशन he works for awareness, diagnosis and treatment of children with special needs. इनको फॉलो करने के लिए आप YouTube, Facebook, Instagram पे स्माइल हॉस्पिटल अकोला पे आप फॉलो कर सकते हैं। ये रेगुलरली हेल्थ और वैक्सीन रिलेटेड अपडेट्स डालते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। आज का हालांकि अपना टॉपिक है अडल्ट वैक्सीन, लेकिन मैं कुछ समय लेना चाहूंगा इस बारे में बताने के लिए कि वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है। हाँ, अपन सबने सुना है वैक्सीन के बारे में और अपन में से बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में वैक्सीन लिया भी है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि एक्चुअल में एक वैक्सीन होता क्या है। सो वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन जो अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है ऐसे डिजीज को फाइट करने के लिए जिसका सामना पहले हुआ ही नहीं है। So a disease that has not come into contact with the body before this. And वैक्सीन कुछ इस प्रकार से काम करता है। वैक्सीन में जो जर्म्स होते हैं वो डिजीज वाले ही जर्म्स होते हैं, लेकिन या तो मार दिए जाते हैं या कुछ केसेस में इतने वीक कर दिए जाते हैं कि वो हार्मलेस हो जाए, तो बॉडी को उससे कोई खतरा नहीं होता है। इस वैक्सीन को जब अपने बॉडी के अंदर डाला जाता है, अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम बड़े ही आसानी से ये जो जर्म्स है, हार्मलेस जर्म्स, इनको खत्म कर देता है। अब क्या होता है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये मेमोरी थ्रू आउट रह जाती है। आगे जब भी असली डिजीज से सामना होगा, बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको फाइट कर पाएगी और अपन को प्रोटेक्ट करेगी। और इसी वजह से वैक्सीन को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो बाकी मेडिसिन होते हैं वो क्या करते हैं, अपन को क्योर करते हैं आफ्टर वी गेट इल, बट वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन जो बीमार होने से अपन को बचाते हैं। इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर। So this is about vaccines. वैक्सीन अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको बनाने में भी बहुत टाइम जाता है। एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कंसिस्टिंग ऑफ 6 स्टेप्स। मैं बहुत ही फटाफट से बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, जो तकरीबन 2 से 4 साल का है। यहाँ पे लैब में रिसर्च होता है वैक्सीन के ऊपर कि कौन से एंटीजेंस लेने चाहिए, ये काम करेगा नहीं करेगा, इसके लिए बहुत सारी फंडिंग और अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं। खैर कोविड वैक्सीन के केस में तो अपना ऐसा है कि फंडिंग की बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट और बॉडीज ने फंडिंग डाला है, तो ये वाला प्रोसेस फास्ट हो गया है। सेकेंड स्टेज आता है प्री क्लिनिकल स्टेज, जहाँ पे जो रिसर्च हुआ है वैक्सीन पे लैब में, ये छोटे एनिमल्स पे, मंकीज, रैट्स, ये सब पे ट्राई किए जाते हैं और अंदाजा लगाया जाता है कि अगर इन पे जो इफेक्ट हो रहा है तो इंसानों पे क्या इफेक्ट होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एनिमल्स को पहले वैक्सीनेट किया जाता है, फिर उनको डिजीज से एक्सपोज किया जाता है उसका एफिकेसी देखने के लिए। इस प्रोसेस को भी तकरीबन 1 से 2 साल लग जाते हैं। थर्ड प्रोसेस जो है सबसे क्रिटिकल है क्लिनिकल डेवलपमेंट का। इसमें तकरीबन 2 से 7 साल लगते हैं और इसके बारे में अगले पेज पे भी थोड़ा बात करूंगा। ये ट्रायल्स में इंसानों पे वैक्सीन ट्रायल किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट पेज पे भी आऊंगा। जो नेक्स्ट वाला जो स्टेप है दैट इज रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। एक बार वैक्सीन सक्सेस प्रूव हो जाता है तो हर एक कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी फिर उसको
देखती है कि इसको अप्रूव करना है कि नहीं, और ये भी काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है अनलेस सिमिलर वैक्सीन पहले आई हुई है, जो कि कोविड के केस में नहीं आई हुई है। तो तकरीबन 1 से 3 साल भी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस लग सकता है, लेकिन इन इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक दीज अ फास्ट ट्रैक अप्रूवल कैन आल्सो बी गिवन। नेक्स्ट स्टेप इज मैन्युफैक्चरिंग। कुछ हजार वैक्सीन बनाना एक बात होती है, लेकिन कुछ करोड़ वैक्सीन बनाना एक बहुत ही अलग चीज होती है। उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो लकीली इंडिया में बहुत सारा है। इसमें भी तकरीबन 1 से 3 साल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लग जाते हैं। इसके बाद वैक्सीन मार्केट में आ जाती है और उसका कंटिन्यूस क्वालिटी कंट्रोल चलता रहता है। जैसे ही पता चलता है वैक्सीन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट आया है, वो वैक्सीन वापस से लैब में ले ली जाती है और उस पर वापस से रिसर्च होता है। जो मैं इंपॉर्टेंट स्टेज की बात कर रहा था, क्लिनिकल डेवलपमेंट, अपन सबने सुना है कई सारे कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स फेज 1, फेज 2, कई रशिया के वैक्सीन, यूके के वैक्सीन फेज 3 में भी है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता क्या है? फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स पे ये वैक्सीन ट्राई किया जाता है। देखा जाता है वैक्सीन सेफ है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। एक बार ये प्रोसेस खत्म होता है, फिर फेज 2 कुछ सैकड़ों लोगों में, a few hundred people, इनके ऊपर वैक्सीन ट्राई किए जाते हैं। यहाँ पे लोगों को एज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ये देखने के लिए कि अलग अलग एज ग्रुप्स पे वैक्सीन का इम्पैक्ट क्या होता है। इसके बाद फेज 3 होता है, जहाँ पे हजारों लोगों पे वैक्सीन ट्राई करी जाती है एंड इसमें देखा जाता है कि एक्चुअल में कितना एफिशिएंट है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, अगर डोज बढ़ाएंगे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा। प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है और यही स्टेज है जहाँ पे ज्यादातर वैक्सीन फेल होती है आके। तो ये था वैक्सीन के डेवलपमेंट के ऊपर। अब थोड़ा बहुत कोविड वैक्सीन के ऊपर अपन सब ने इस तरह के चार्ट्स देखे होंगे, ट्रैकर्स देखे होंगे, और इससे मैं यही बताना चाहूंगा कि कोविड का सामना करने के लिए अपन सब लोग, कोई काढ़ा पी रहा है, कोई घर में स्टीम लेता है, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, योगा, मेडिटेशन, लेकिन फिर भी सबकी आशा वैक्सीन के साथ ही जुड़ी हुई है। एक वैक्सीन इतना इंपॉर्टेंट होता है, जितना इम्यूनिटी वैक्सीन दे सकता है, जितना प्रोटेक्शन बाकी चीजें नहीं दे सकते। ये सेम चीज ही ट्रू है बाकी कई डिजीजेस के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सेकेंड चीज ये है कि वाई आर वैक्सीन इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं खाली कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, कुछ नंबर्स बताना चाहूंगा कि हेल्थ बर्डन इन डिजीजेस का कितना बड़ा होता है करंटली दुनिया में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे डिजीजेस होते हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं, और इसमें से मोर देन 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड, निमोनिया, टेटनस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, मीसल्स, मम्स, रुबेला, ये सब बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं जो कि सब वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में तकरीबन अराउंड 50 लाख केसेस होते हैं एंड अराउंड 11,000 से ज्यादा डेथ्स होते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से। डेथ तो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन अगर डेथ नहीं भी हो रहा है तो भी ये जो सारे डिजीजेस है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पेशेंट, फैमिली, फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा ट्रॉमा और स्ट्रेस कॉज करते हैं। अगर इंडिया की बात करें, सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में सेकेंड बिगेस्ट कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, इसके साल में 1 लाख केसेस होते हैं एंड इसकी मोर्टेलिटी रेट इज 60%। मतलब 60% लोगों की मौत हो जाती है इससे, 60,000 डेथ्स होते हैं हर साल। सेकेंड थिंग इज हेपेटाइटिस बी। इंडिया में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा हेपेटाइटिस बी कैरियर्स एक्टिव है किसी भी पॉइंट पे। ये कौन होते हैं? जिनसे इजिली किसी और को हेपेटाइटिस बी हो सकता है फैलने से। इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया कंटिन्यूसली बहुत महंगे डिजीजेस होते हैं। इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट जो इनका होता है ऑलमोस्ट हर साल हाईएस्ट ही होता है। अगर स्वाइन फ्लू की बात करें, स्वाइन फ्लू इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, अ वेरी वेरी डेडली डिजीज। स्वाइन फ्लू हर साल तकरीबन 15 से 50,000 केसेस होते हैं इसके। कोविड का फेटिलिटी रेट इज अराउंड 3% इन इंडिया। अगर स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इसका फेटेलिटी रेट अराउंड 7 to 11% होता है। तो अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो गया तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टाइफॉइड भी काफी बड़ी बीमारी है इंडिया में, जहाँ पे
pollution, sanitation के issues होते हैं. Out of every 1 lakh adults, more than 120 adults are infected with typhoid every year. Second चीज जो खतरनाक है इन बीमारियों के बारे में कि they are very very contagious. अगर किसी को हो गई तो बड़ी आसानी से किसी और को फैल सकती है. लेफ्ट साइड पे आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा. इसमें जो नंबर्स लिखे हैं दैट इज नोन एज द R0 नंबर, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर. ये बताता है कि एक इंसान से, एक पेशेंट से बाकी कितने लोगों में बीमारी फैल सकती है. कोविड का अब तक अराउंड 2.5 है, तो ऑन एन एवरेज एक इंसान से 2.5 लोगों में स्प्रेड होता है. डिजीजेस लाइक मम्स, रुबेला, मीसल्स का जो ये वैल्यू है कई ज्यादा है. अगर एक जन को मीजल्स हो गया तो वो अप टू 16 लोगों को फैला सकते हैं. सेकेंड चीज ये, आजकल काफी हर्ड इम्यूनिटी नाम की चीज भी सुनने में आ रही है. बहुत ही इजी तरीके से मैं एक बताना चाहूंगा कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है. 3 चार्ट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे. सबसे लेफ्ट में जो है उसमें जो ब्लू लोग हैं वो लोग हेल्दी है बट वैक्सीन नहीं है, जैसे करंट कोविड का सीन. और रेड वाले अज्यूम कर लीजिए कि इनको कोविड है. तो जो अपन देख रहे हैं अभी 2 से बहुत ही जल्दी ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन को कोविड हो जाता है वैक्सीन के एब्सेंस में. अब जो सेकंड सिनेरियो है सेंटर वाला, कई लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है अगर, तो भी बहुत जल्दी आप देखेंगे वैक्सीन लिए हुए लोग येलो कलर में है और रेड वाले लोग बीमार है, उनसे बहुत ही जल्दी बाकी लोगों में भी स्प्रेड हो जाती है चीज. जो थर्ड सिनेरियो है, जो वी आर होपफुल बहुत जल्दी आएगा, कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स वैक्सीनेटेड. उस केस में क्या होगा, अगर 2-3 लोगों को कोविड हुआ भी तो भी ये फैलेगा नहीं और धीरे धीरे बीमारी बंद हो जाएगी. तो जब ऐसा स्टेज आता है उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी. वैक्सीन्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंस इसका ही है, वैक्सीन्स का है. जितनी जान वैक्सीन्स बचाता है उससे ज्यादा खाली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बचाता है. अब आज का हमारा टॉपिक है अडल्ट वैक्सीन. मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया है वैक्सीन्स के ऊपर. नाउ थोड़ा आते हैं अडल्ट वैक्सीन पे कि अडल्ट्स के लिए भी वैक्सीन होती है, कौन सी वैक्सीन होती है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर राठी टू share a few words and his thoughts on this topic. नमस्ते. सर्वप्रथम मैं एक धन्यवाद करना चाहूँगा लाहौटी जी का, मालू जी, काबरा जी, घनश्याम जी, कि आज ये बहुत अच्छा वेबिनार अरेंज किया है इस सब्जेक्ट पर. और स्पेशल थैंक्स निकुंज को, जो इतना बड़ा कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट रह चुके हैं. उन्होंने इतने अच्छे विषय को आज सबके सामने लाने के लिए जो प्रयत्न किया है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत ही सराहनीय प्रयत्न है और उनका रियल में गौरव होना चाहिए. बहुत ही अच्छा विषय है ये. अच्छा इसलिए है कि बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी निग्लेक्टेड है. आप अगर मुझसे पूछे कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 20वीं सदी में अगर मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी चीज खोज निकाली हो जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पे हुआ, तो वो है वैक्सीन्स. तो ये जो एडल्ट वैक्सीनेशन है, ये प्रिवेंशन के लिए है, जैसा कि हमने सबने देखा. तो हम देखेंगे कि ये प्रिवेंट क्या करते हैं. जैसा कि अभी निकुंज ने बताया कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, यानी जिस चीज का हम वैक्सीन ले रहे हैं उससे हमारी बचाव होती है उस वैक्सीन से. मान लो आपने फ्लू का वैक्सीन लिया तो आप फ्लू से बच गए, टाइफाइड का लिया टाइफाइड से बच गए. तो ऐसे जितनी बीमारियों के लिए वैक्सीन निकले उनसे तो हमारा बचाव हो जाएगा. इसके साथ साथ अभी ये देखा गया है कि गत 20-25 सालों में ऐसा हुआ है कि कुछ बीमारियां जो सिर्फ बच्चों में ही होती थी ऐसी हमको पता है, जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ या काली खांसी हुई. ये बीमारियां पहले सिर्फ बच्चों में देखी जाती थी. अब ये ऐसा देखा गया है कि ये बीमारियां अब बड़ों में भी हो रही है. तो इनसे भी बड़ों को बचना बहुत जरूरी है. हमारे को ये ध्यान में रखना है कि ये बीमारी, हमारे मन में ये था कि हमने तो बच्चों को इसमें सफर होते हुए देखा है. इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बीमारियां जब बच्चों में होती है तो बहुत ही सौम्य और माइल्ड तरीके की होती है. मगर जैसे आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल आपने चिकन पॉक्स देखा,
आपके घर में किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ तो वो 8-10 दिन में बहुत कम तकलीफ में ठीक हो जाता है, मगर यही चिकन पॉक्स अगर बड़ों में हो गया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो जो बीमारियां पहले बच्चों में थी अब वो बड़ों में होने लगी और वो ज्यादा खतरनाक होने लगी, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने लगे, उनमें डेथ रेट ज्यादा है। इसलिए एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को पता है कि वैक्सीन ये हमको इन्फेक्शन वाली बीमारियों से, संक्रमण वाली बीमारियों से बचाती है। इसमें बहुत एक बड़ी बात अभी जो सामने आई है खुलकर, जो पिछले 20 साल में है, कि इन्फेक्शन के अलावा जो बीमारियां बड़ों में होती है, जो इन्फेक्शन से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती है, जैसे कि आप देखोगे हार्ट अटैक या पैरालिसिस, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, इन बीमारियों का भी एडल्ट वैक्सीनेशन से बहुत बड़ा ताल्लुक है। ऐसा देखा गया है कि अगर आपने एडल्ट्स को वैक्सीनेट कर दिया इन सब बीमारियों के लिए जो इन्फेक्शन से होती है, तो ऐसे एडल्ट्स में हार्ट अटैक का प्रमाण भी कम हो जाता है, पैरालिसिस का प्रमाण भी कम हो जाता है। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि अगर आपने पूरे पॉपुलेशन को फ्लू वैक्सीन दिया है, कुछ 1000 लोगों को, और 1000 को नहीं दिया, और इन दोनों को आप देखते चले गए 5 साल तक, तो आपको ऐसा दिखेगा कि जिन लोगों ने फ्लू का वैक्सीन लिया है उनमें हार्ट अटैक आने की उम्मीद 37% कम हो गई। बहुत बड़ा नंबर है 37%। इसी प्रकार से जिन्होंने फ्लू वैक्सीन लिया है उनमें पैरालिसिस का प्रमाण भी 17% कम हो गया है। ये क्यों होता है? ये बहुत ज्यादा क्लिष्ट विषय है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मगर ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये हमारे जो नसें हैं, जो नसें छोटी हो जाने से हमको हार्ट अटैक आती है, जो नसें छोटी हो जाने से हमको पैरालिसिस होता है, तो ये इन्फेक्शन उन नसों को छोटा करने में मदद करते हैं। ये मोटा मोटा आपको मैंने बताया कि कैसे इन्फेक्शन से हम न सिर्फ संक्रमण वाली बीमारियों से बचते हैं, बल्कि बगैर संक्रमण वाली बीमारी जिसका संक्रमण से कोई ताल्लुक नहीं, इस प्रकार से हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इनसे भी हम बचते हैं। तीसरा, जैसा कि निकुंज ने एक कैंसर का उदाहरण दिया कि इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस और कैंसर से भी हमारा वैक्सीन बचाव करता है। न सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, लीवर के कैंसर से भी हमको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बचाता है। बहुत सारे और कैंसर है, जैसे एनल कैंसर है, पेशाब की जगह का कैंसर है, संडास की जगह का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, इन कैंसर्स में भी वैक्सीन का रोल। तो हम ये देखेंगे कि इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन वाले हार्ट अटैक और पैरालिसिस और कैंसर, इन तीनों से वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार से एडल्ट वैक्सीनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और इस बारे में और भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो ओवर टू निकुंज। थैंक यू सो मच डॉक्टर राठी। आपने बहुत ही आसान शब्दों में ऐसी ऐसी चीजें बताई जो हम में से बहुतों को पता ही नहीं थी। अब मैं थोड़ा सा समय लूंगा एक चीज बताने के लिए कि अडल्ट वैक्सीन अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो ग्लोबली इसका क्या सीन है, कितने लोग फॉलो करते हैं इसको ग्लोबली, और दुनिया में कितना पॉपुलर है अडल्ट वैक्सीन। तो मैंने अपना स्क्रीन वापस से शेयर किया है। जैसा कि आप जानते हैं जो दुनिया की लीडिंग हेल्थ केयर बॉडीज है, WHO, CDC जो यूएस का है, NHS इंग्लैंड, और बहुत सारे गवर्नमेंट्स, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन UAE, ये सब बोलते हैं कि अडल्ट वैक्सीन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चों के लिए वैक्सीन है। तो वो लोग तो बहुत प्रमोट करते हैं, वहां पे कई कंट्रीज में गवर्नमेंट स्पॉन्सर भी करती है और उनके इंश्योरेंस प्लान्स में भी इन्वॉल्व रहता है ये चीज। और आप में से देखा होगा, आप में से काफी लोग पेरेंट्स भी होंगे या खुद के बचपन में भी देखा होगा कि जो अपन बच्चों के वैक्सीन होते हैं उसके एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वैसे ही इन कंट्रीज में, मैंने तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज ही दिखाए हैं, लेकिन उसी प्रकार ये सारे कंट्रीज ने भी अपने शेड्यूल बनाए हुए हैं जो लोगों को फॉलो करने होते हैं। अब मैं एक उदाहरण के थ्रू बताऊंगा। डॉक्टर राठी ने जैसे फ्लू वैक्सीन, फ्लू और इन्फ्लुएंजा एक ही चीज होती है, फ्लू वैक्सीन का के बारे में जैसे बताया। इंडिया के बाहर वर्कप्लेस फ्लू वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को वैक्सीनेट करते हैं फ्लू वैक्सीन के साथ, वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि
अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसका तकरीबन 24 वर्किंग आवर्स ऑन एन एवरेज 3 वर्किंग डेज मिस हो जाता है अगर माइल्ड केस हुआ, और अगर सिवियर केस हुआ तो उनका अराउंड 6 वर्किंग डेज यानी कि 47 वर्किंग आवर्स मिस हो जाते हैं। इसका बहुत सारे स्टडीज ने ये चीज भी दिखाई है कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। ऐसा दिखा है कि अगर 1 रुपया लोग इन्वेस्ट करते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तो तकरीबन मोर देन 4.2 रुपीज का रिटर्न मिलता है उस पे, इन टर्म्स ऑफ एब्सेंटीइज्म लॉस होके जो प्रिवेंट होता है एब्सेंटीइज्म उसके थ्रू। तो दुनिया में इतना कॉमन है और इतने अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में कैसे होता है, लेकिन अपने मतलब की चीज है कि इंडिया में क्या होता है और इंडिया में कितना पॉपुलर है अडल्ट वैक्सीन, क्या सीन है इसका। इसके लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर हेमंत टू शेयर हिज थॉट्स। डॉक्टर हेमंत, आई एम पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन यू। यस, डॉक्टर वी कांट। म्यूट पे है। ओके डॉक्टर, you can mute yourself, unmute yourself. Okay. Yeah, am I audible? Yes, you're audible. सबसे पहले तो मैं लाहौटी जी का, घनश्याम जी का, काबरा जी का, मालू जी का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निकुंज, डॉक्टर राठी, वेरी नाइस टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एडल्ट वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से जो अभी इंडिया में पॉपुलर होने जा रहा है, इट इज a biggest issue right now because lot of people are not aware of that. मेरा काम अभी ये ही है कि मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ। सपोज टाइफाइड डिजीज है, एक बच्चे को टाइफाइड हुआ, वो बच्चा 10-15 दिन के लिए हाई फीवर में चला जाएगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन में चला जाएगा, खाने पीने की पाबंदी में चला जाएगा, उसका फैमिली भी उसके पीछे पीछे हैरान होता जाएगा। 10-15 हज़ार रुपये की एंटीबायोटिक चली जाएगी, कभी ना हो टॉयलेट में तकलीफ हो जाएगी, कभी हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हम मिला के एक तौर पे देखें और उसकी कंपैरिजन करें कि भाई अगर वही बच्चा वैक्सीनेट हो गया है टाइफाइड से, और अगर उनके माता पिता को हम बोले कि आपका बच्चा टाइफाइड की बीमारी से फिर से हैरान न हो, उसके लिए आपको 1000-1500 रुपये की एक वैक्सीन आती है, तो वो आपको ले लें। अगर तो अगले नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स तक आप उसमें से फ्री हो जाएंगे। कौन पेरेंट्स ऐसे होंगे वो ये प्रिफर नहीं करेंगे? So, but this is the thing which people usually are not knowing. That is the biggest issue in India. So, how actually we are supposed to do these things to spread to the community? So, एक ही चीज है, अवेयरनेस कैंप करो, किसी भी तरह से उसको ऐसा माध्यम बनाओ कि जैसे अभी कोविड की जाहिरात सरकार कर रही है कि भी हाथ धो, सैनिटाइज करो, डिस्टेंस रखो, मुंह पे मास्क बांधो, ये सारी चीजें। ऐसे ही एडल्ट वैक्सीनेशन को एक मुद्दा बना लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसको प्रमोट कर दिया चाहिए। अभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, डिजीज बर्डन तो निकुंज ने आपको बताया सब लोगों को, ऐसा ही टाइफाइड का बर्डन भी है, ऐसा ही न्यूमोनिया का बर्डन भी है, ऐसा ही सर्वाइकल कैंसर का। ये सारे डिजीजेस ऐसे हैं जिसको किसी भी तरह से वैक्सीनेट करके किसी भी तरह से उससे दूर रहा जा सकता है। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू कीप अवरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस डिजीजेस। Cervical cancer, 272 females are going to die every day in India just because of cervical cancer. It is well preventable with the vaccines. Only 3 doses are to be taken for cervical cancer vaccine: 0, 1 and 6. Suppose आज पहला डोज लिया तो second dose after 1 month, third dose after 6 months, you will be simply out from having cervical cancer for rest of your whole life. बराबर? So this is the thing which we have to be we have to take on a serious note. So ऐसा ही मेन एक इन्फ्लुएंजा है, कितनी जाने कितने लोग उससे परेशान होते हैं, और वही चीज अगर इफ इट इज वेल प्रिवेंटेड विथ अ सिंगल शॉट एवरी ईयर इन एनी सीजन, डजंट मैटर, बराबर, तो वो काफी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। आई थिंक इंडिया को और गवर्नमेंट को, रादर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से तो मेरी 2-3 बार मुलाकात इसके बारे में हुई है। वो दे आर डेफिनेटली थिंकिंग फॉर हैविंग द मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड ऑल।
बट अभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि पीएम ऑफिस में भी कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से ये लागू कर देना चाहिए कि सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी कवर्ड विद दिस। सो एक ये चीज है कि ग्लोबली वॉट एवर द थिंग्स मे बी, but as far as being an Indian, we just have to take care of our citizens first, and that will be my priority. And I'm just thinking to go on a higher scale if I'm given the chance for the same. But अभी तक तो मैंने जो सर्वाइकल कैंसर में और न्यूमोनिया में वगैरह में काम किया है, सर्वाइकल कैंसर में तो मैंने 13,000 लेडीज को मैंने वैक्सीनेट कर चुके हैं अभी तक मैंने, और न्यूमोनिया का भी आई हैव वैक्सीनेटेड मोर देन 20,000 people who are having comorbidities like diabetes, like hypertension, like any liver disease, like chronic diseases, like immunosuppressive, if they are taking, if they are suffering from cancer, if they are having old age, then they are more prone to have pneumonia faster than the other fellows. एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन, मतलब 66% पॉपुलेशन आर गोइंग टू बी suffering from pneumonia only once in their life, I mean even only once in their lifetime. So इतना प्रिवेलेंस मैंने किसी और डिजीज का आज तक देखा नहीं है। सपोज 3 जने बातें करते हो तो उसमें से 2 जने को तो न्यूमोनिया एवर इन देयर लाइफ टाइम होने ही वाला है। एंड इफ दैट फेलो इज टेकिंग अ सिंगल शॉट ऑफ न्यूमोनिया वैक्सीन, then he will be having absolutely prevented from pneumonia for rest of his whole life. So this is the thing actually we have to promote on a national base, national absolutely event. doctor. So over to Nikunj. Thank you so much doctor. मैं सभी को एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बोथ डॉक्टर राठी और डॉक्टर हेमंत ने इतने सारे चीजें बोले हैं, आई एम श्योर आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आप प्लीज चैट के थ्रू, बोथ जूम पे या यूट्यूब पे भी आप जुड़े हुए हैं, तो चैट के थ्रू आप क्वेश्चंस भेजिए, घनश्याम अंकल उनको कोलेट करेंगे एंड सेशन की एंड में हम वो क्वेश्चंस के बारे में डॉक्टर से पूछेंगे, तो डॉक्टर्स अपन को वो भी बताएंगे। अब जाते हैं जो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर राठी, डॉक्टर हेमंत, आप लोग ने बहुत सारा अडल्ट वैक्सीन के बारे में बताया, बट अब एटलीस्ट मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये अडल्ट वैक्सीन किन किन के लिए है, किन किन को लेना जरूरी है। तो मैं डॉक्टर राठी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आपके थोड़े थॉट्स इस पे हमसे शेयर करिए। हेलो, हाँ, तो पहले तो देखिए कि एडल्ट वैक्सीनेशन हर एडल्ट को लेना है। हम ये नहीं समझे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है उसी को वैक्सीन लेना है। जैसे कि कुछ वैक्सीन जो है वो हर एक को लेना है, मुझे लेना है, आपको लेना है, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी लेना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, टीडैप वैक्सीन हर किसी को लेना है। कोई भी उम्र हो, कोई भी बीमारी हो ना हो, आप कितने भी हेल्दी हो, कैसे भी हो, और भी ऐसे वैक्सीन है। तो पहला तो ये ग्रुप हुआ कि हम सभी को वैक्सीन लेने हैं। दूसरा ग्रुप, जैसे अभी पटेल साहब बता रहे थे कि हाई रिस्क ग्रुप, हाई रिस्क बोले तो ज्यादा जोखिम वाला ग्रुप, ज्यादा खतरे वाला ग्रुप, जिनको खतरा ज्यादा है। ऐसे कौन से लोग हैं? जैसे पटेल साहब ने 2-3 बताए कि जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, खांसी की बीमारी होती है। कोई भी लंबी चलने वाली क्रॉनिक बीमारी हो, लीवर हो, किडनी हो, या जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो, या जिनको मोटापा हो, ये सभी वो लोग हैं जिनको हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है। अब इनको हाई रिस्क कहते क्यों है? पहली बात तो ये है कि इनको कोई ना कोई पहले से बीमारी है इनके शरीर में, और इनको जब ये वैक्सीन वाला बीमारी हो जाएगा, कोई टाइफाइड, निमोनिया कुछ भी हो जाएगा, तो इनमें 2 चीज देखी जाती है। पहले तो जो बीमारी इनको हुई है, मान लो इनको फ्लू हुआ है, एक नॉर्मल इंसान को फ्लू होना और एक ये हाई रिस्क ग्रुप वालों को फ्लू होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हाई रिस्क ग्रुप वाले का फ्लू बहुत सीरियस होगा, उसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होंगे, उनका डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होगा। ये तो हुआ एक। दूसरा, जो बीमारी उनको पहले से है, जैसे उनको मान लो डायबिटीज है और उनको फ्लू हो गया, तो फ्लू तो ज्यादा सीरियस होगा ही होगा, उनका जो डायबिटीज है वो भी ज्यादा सीरियस हो जाएगा। उनकी शुगर जो आज तक कंट्रोल में थी, फ्लू होने के बाद उनकी शुगर बढ़ जाएगी।
हार्ट अटैक जिसको एक बार आया है उसको फ्लू होगा, उसको दूसरा हार्ट अटैक आ जाएगा। निमोनिया होगा, उसको और हार्ट अटैक आने की संभावना है। जिसको पैरालिसिस है उसको सेकंड पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। तो देखिए आप, टू वे रिलेशनशिप है। जो बीमारी उसको हुई वो बीमारी भी सीरियस हुई, और जो बीमारी उसको पहले से थी वो भी और ज्यादा सीरियस हो गई। तो ये हुआ दूसरा ग्रुप, जिनके लिए वैक्सीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। अब आएंगे हम तीसरे ग्रुप के ऊपर। तीसरा ग्रुप है प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि वैक्सीन न सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करता है, बल्कि जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो आप एक को वैक्सीन दे रहे हैं और 2 लोगों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो तीसरा ग्रुप हुआ गर्भवती महिलाएं। और गर्भवती महिलाओं में 2 वैक्सीन जो हर गर्भवती महिला को लेना है वो है टीडैप और इन्फ्लुएंजा। हर एक को लेना है, हर गर्भवती महिला को लेना है। चौथा ग्रुप जो आप में से काफी लोगों को जानकारी होगी वो है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे आजकल फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं, तो जब जाते हैं तो उनका वीसा वगैरह का जब बनता है काम, तो वो आते हैं कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीन इतने दिलवाने हैं, क्योंकि ये तो उस देश में मैंडेटरी वैक्सीन है। तो देखिए इससे पता चलता है कि कैसे बाहर के लोग आपको बगैर वैक्सीन के आने भी नहीं देते अंदर। इसका मतलब एडल्ट वैक्सीनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो ऐसे 4 ग्रुप है। ये ग्रुप तो नाम के लिए, हर किसी को, हर इंसान को वैक्सीन लेना जरूरी है। ओवर टू निकुंज। थैंक यू सो मच डॉक्टर, काफी अच्छे से आपने ये सबको समझा दिया। अब आई एम श्योर सबके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंट वाले अडल्ट वैक्सीन के बारे में थोड़ा बताइए कि कौन से वैक्सीन है जो इम्पोर्टेंट है, और वो इंडिविजुअल वैक्सीन किनको लेने की जरूरत है, उनका प्रेवलेंस कितना है, और वैक्सीन कितना इफेक्टिव होते हैं, ये सब चीजें। तो मैं एक एक करके वैक्सीन बोलता जाऊंगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। डॉक्टर हेमंत, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज थोड़ा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में आप हम सबको बताएं। अब इन्फ्लुएंजा, am I audible? Yes. Yes. Okay. इन्फ्लुएंजा क्या है? तो इट इज बेसिकली अ डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। 2 प्रकार के वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज दैट स्प्रेड, दैट मींस बी स्प्रेडेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और बाय द ट्रांसमिशन। सो 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस, एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं और एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में जो होता है वो एपिडेमिक होता है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, और एंटीजेनिक शिफ्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें अभी अब हम जिसमें से पसार हो रहे हैं, दैट इज यूजुअली द पैंडेमिक। अब प्रेवलेंस इज 20 मिलियन फ्लू केसेस ईच ईयर ग्लोबली। तो उसके बारे में तो निकुंज ने सारा बता दिया है, बट किनको फ्लू की वैक्सीन लेनी चाहिए उसके पहले मैं थोड़ा एलिबोरेट करना चाहूंगा कि फ्लू में होता क्या है। जो यूजुअली we are suffering from fever, chills, headache, anorexia, मतलब भूख नहीं लगना, छींके आना, खांसी होना, गले में थोड़ा खराश रहना, those all are the symptoms of common flu. Actually वो जिसको हम seasonal flu बोलते हैं। अब इसमें से कोई बाकी रहता नहीं है। Everybody is suffering from having this disease at least in a year or in a couple of years, whatever the incidents may be, but everybody is suffering from. If he or she doesn't want to get themselves suffer from this sort of the disease, then they have to be vaccinated for them. That has to be taken only once in year. साल में 1 साल लेनी है, बराबर। तो कोई भी छींकता पर्सन, फ्लू का पेशेंट आपके करीब से निकले, वो छींके, उसके ड्रॉपलेट्स आपके नाक में जाए, आपके ब्रीदिंग में जाए, तो फ्लू फैलता है। It is very common disease to get spreaded, right? So flu is the thing. With the help of vaccine, it can be definitely be prevented. एक हाँ, और दूसरा कोई आपके मन में आ रहा हो निकुंज, तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी बोल सकता हूँ। यस डॉक्टर, यस आप एचपीवी वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ब्रीफ में थोड़ा उसके बारे में भी हमें। ओके, एचपीवी का फुल नेम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसको सर्वाइकल कैंसर का कॉजेटिव फैक्टर भी बोला जा सकता है। वो किसको होता है? जो लेडी सेक्सुअली एक्टिव है उसको एचपीवी का ट्रांसमिशन हो सकता है, और जिसके पास सर्विक्स है, सर्विक्स मतलब यूट्रस के मुख जिसको बोलते हैं, तो एवरी लेडी इज हैविंग यूट्रस, every lady usually sooner or later gets been active, I mean they are being active, married,
or whenever they get married, they are having exposure to this disease. So everything, every scenario is in favor of taking the vaccine for females. This HPV vaccine usually transmits by sexual intercourse, और वो किनको लेनी चाहिए? जो 9 साल की बच्ची है, जहां से 45 ईयर ओल्ड लेडी तक ये कोई भी दे सकता है, कोई भी ले सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का स्प्रेड जब होता है तब सर्वाइकल कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसका हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, पेप स्मीयर कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वगैरह से वो उसका डायग्नोसिस हो जाता है। बट प्रिवेंशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस थिंग्स। प्रिवेंटल इज वेल पॉसिबल, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, HPV is being prevented with 3 doses of cervical cancer vaccine 016। मतलब आज लिया तो पहला डोज आज, सेकेंड डोज विल बी आफ्टर 1 month, थर्ड डोज विल बी आफ्टर 6 months, और इट इज इजीली प्रिवेंटेबल विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्सीन। और काफी सारे डेथ इससे भी होते हैं। मैंने जैसे कहा 272 लेडीज per day are expiring only in India just because of cervical cancer. It is more than even breast cancer. Over to Nikunj. Thank you so much, Doctor. This was very, very insightful. Dr. Rathi, मैं अब आपसे I would like to ask you regarding the pneumonia vaccine. थोड़ा सा ब्रीफ में आप हमें निमोनिया वैक्सीन के बारे में बताएं। निमोनिया शब्द अभी आजकल तो हम सभी लोग बहुत ज्यादा ही सुन रहे हैं जब से कोविड आया है। निमोनिया शब्द का अर्थ है कि हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाना, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना। और ये निमोनिया अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस से हो सकता है, जैसे एक फ्लू का वायरस, दूसरा कोविड का वायरस, ये दोनों वायरस निमोनिया करते हैं। फिर बैक्टीरिया से भी हो सकता है, जैसे न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया, जिससे सबसे खतरनाक निमोनिया होता है। ये जो न्यूमोकॉकस वाला निमोनिया है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक निमोनिया है, और इसके लिए जो वैक्सीन है उसका नाम है न्यूमोकॉकल वैक्सीन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं निमोनिया की वैक्सीन। जबकि निमोनिया रोकने के लिए हमारे पास काफी वैक्सीन है। फ्लू का निमोनिया आपको रोकना है तो आप फ्लू की वैक्सीन ले लीजिए, न्यूमोकॉकस का निमोनिया रोकना है तो आप न्यूमोकॉकल वैक्सीन लीजिए, HIV का निमोनिया रोकना है तो आप HIV का ले लीजिए। तो ये निमोनिया की वैक्सीन जो हम अभी बात कर रहे हैं वो न्यूमोकॉकल की बात कर रहे हैं। ये निमोनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन आती है, एक PCV13 जिसको कहते हैं और एक न्यूमो 23 कहते हैं। ये वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निमोनिया को रोकने के लिए, क्योंकि ये निमोनिया के पेशेंट ज्यादा सीरियस होकर वेंटिलेटर पे जाते हैं, और इनको निमोनिया के अलावा न्यूमोकॉकस से जो दूसरी बीमारियां होती है उससे भी उनका बचाव होता है। जैसे हमको नाम तो उसका है न्यूमोकॉकस, हमको लगता है कि उससे सिर्फ निमोनिया ही होगा, मगर इस न्यूमोकॉकस से हमको मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, हमको सेप्टिसेमिया भी हो सकता है, कान में पस भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो न्यूमोकॉकस से होने वाली बीमारियां हैं, सभी से हम इस न्यूमो वैक्सीन से रोक सकते हैं। और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी भी कम होती है उनमें तो ये न्यूमोकॉकस बहुत ही हंगामा मचा देता है शरीर में। तो इसीलिए ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कोविड के समय में भी इम्पोर्टेंट है। कोविड के समय में हम देखते हैं कि निमोनिया होता है, और इस निमोनिया, कोविड के निमोनिया के साथ अगर ये निमोनिया हो गया तो फिर तो समझो बहुत ही लंग्स का बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। इसलिए कोविड के समय में भी इम्पोर्टेंट है और सादे समय में भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों में भी ये वैक्सीन हम लोग देते हैं और बड़ों में भी इसका बहुत ज्यादा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आप थोड़ा क्या टाइफाइड वैक्सीन के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि जनरली जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री है, US, UK, कनाडा या कोई भी, वहां पे टाइफाइड वैक्सीन का शायद इतना जरूरत ना हो, लेकिन हो सकता है इंडिया जैसे कंट्री में काफी जरूरत है। इसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा बताएं। सही बात है कि ये बात निकुंज ने सही बताई कि अगर आप US का या UK का अगर वैक्सीन शेड्यूल निकालोगे एडल्ट का, तो आपको उसमें टाइफाइड वैक्सीन का नाम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों के यहाँ सैनिटेशन इतना अच्छा है कि उनको टाइफाइड होता ही नहीं। टाइफाइड होता है खान पान से, खाने पीने में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है टाइफाइड के बैक्टीरिया से, तो हमको टाइफाइड होता है। जैसे पटेल साहब ने बताया कि टाइफाइड कितना डेंजर है और कितने दिन एडमिट रहना पड़ता है, कितना बुखार आता है, कितना एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो इस टाइफाइड को रोकने के लिए टाइफाइड वैक्सीन आता है। जैसे फ्लू का वैक्सीन हर साल आपको लेना है, वैसा टाइफाइड का वैक्सीन आपको हर 3 साल में लेना है। टाइफाइड का वैक्सीन ऐसा है कि
वो एक वैक्सीन ऐसा है कि जो टाइफाइड होने के बाद भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, उसको डिस्चार्ज हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि आप 4 से 6 हफ्ते के बाद आ जाओ, आपको टाइफाइड वैक्सीन हम देंगे। अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि जो बीमारी हमको हो गई उसका तो वैक्सीन लेने की हमको जरूरत ही नहीं रही, मगर ये कुछ बीमारियों के लिए लागू है, कुछ बीमारियों के लिए ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड, टाइफाइड होने के बाद, आपका टाइफाइड का पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद, आप डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको टाइफाइड वैक्सीन लेना है, क्योंकि अगला टाइफाइड आपको फिर हो सकता है, क्योंकि टाइफाइड एक बीमारी ऐसी है जो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती है। इसलिए टाइफाइड हो या ना हो, आपको टाइफाइड वैक्सीन लेनी ही है, और हर 3 साल में आपको टाइफाइड वैक्सीन रिपीट करनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ये बताने के लिए। डॉक्टर हेमंत, इनिशियली डॉक्टर राठी ने ऐसा शेयर किया, कई बीमारियां ऐसी है जो पहले बच्चों में होती थी लेकिन आजकल बड़ों में भी हो रही है। उसी विषय पे मैं थोड़ा टीडैप वैक्सीन, टेटनस, डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, इस वैक्सीन के बारे में, टीडैप वैक्सीन। It is very much common in adults as well. So पहले हम सुनते थे, जो क्योंकि पहले क्या था, एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना रहता था कि बच्चों के लिए ही वैक्सीन यूजुअली होती है। टेटनस, डिप्थेरिया एंड पर्टूसिस, जिसको काली खांसी बोलते हैं, डिप्थेरिया है, टेटनस है। अब टेटनस इज वेरी कॉमन, अभी तो लोगों का एक्सपोजर ही इतना सारा हो गया है, तो टेटनस होने के चांसेस तो इट इज वेरी मच ऑन द हायर साइड। एवरीबडी हैज टू टेक टेटनस वैक्सीन। जब भी कोई आप किसी इंजरी के थ्रू के माध्यम से पसार होते हो, या whenever you are exposed to some kind of that sort of an injury, so tetanus is very much common. अब पहले के मुकाबले अभी ये चीज अच्छी निकली है कि टीडेफ मतलब टेटनस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस सारे एक ही वैक्सीन में कवर हो जाते हैं। पर्ट्यूसिस इज वेरी मच कॉमन फॉर विथ यंग चिल्ड्रन, इवन in the cases of 20-25 people, per year old boy or girl, it is very much common. और जब भी ये बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन to some different countries, then it is very much important for them to pass through this sort of the vaccines, TDAP वगैरह के लिए। तो TDAP is very much important. थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, सिमिलरली जैसे मैंने अपने बचपन में MMR का वैक्सीन लिया हुआ है, लेकिन क्या ये अडल्ट्स के लिए भी बूस्टर डोज जरूरी होता है MMR वैक्सीन का? Yes, usually we prefer to go through MMR vaccine, especially whenever the person is going to be exposed to some another community, some another environment. We usually, और ये अभी जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं उसमें it is mandatory to take MMR vaccine as well. उनके जो प्रोटोकॉल्स है उसमें भी लिखा हुआ होता है कि भाई आपका निमोनिया होना चाहिए, आपका MMR होना चाहिए, मेनिंजाइटिस होना चाहिए, वो सारे vaccines to be clear. And usually whenever certain universities are not recommending to go for the pneumonia vaccine, then also we are recommending them, because their environment and our environment is different. So it is very much important for the kids to pass through this. Thank you, doctor. Dr. Rathi, चिकन पॉक्स इज अ वेरी वेरी कॉमन डिजीज। ज्यादातर लोगों को बचपन में हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जिनको बचपन में नहीं होता है, अडल्ट्स में थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो सकता है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है, आप प्लीज उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि चिकन पॉक्स पहले तो सिर्फ बच्चों में ही होता था, और हम समझते भी यही थे कि छोटी माता जिसको हम कहते हैं, चिकन पॉक्स माने छोटी माता, जिसमें आंख पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं पानी भरे हुए। तो ये बीमारी शुरू में सिर्फ बच्चों में होती थी, पर आजकल बहुत सारे एडल्ट्स में बीमारी होने लगी है। और चिकन पॉक्स एक बीमारी ऐसी है, और भी 2-3 है, जो बड़ों में होने के बाद ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करती है, और बड़ों में इसकी रिस्क बहुत ज्यादा है। लंबे समय तक छुट्टी लेनी पड़ती है, निमोनिया हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है। इसलिए चिकन पॉक्स वैक्सीन बड़ों ने लेनी ही चाहिए। चिकन पॉक्स वैक्सीन लेने का एक दूसरा भी फायदा है कि चिकन पॉक्स जो वायरस होता है, वो पहली बार जब हमारे शरीर में घुसता है तो हमको चिकन पॉक्स करता है। फिर हमको चिकन पॉक्स हो गया, मान लो हम उससे ठीक भी हो गए, फिर बरसों बीत जाते हैं, 10, 20, 30, 40 साल बीत जाते हैं, और उसके बाद हमको एक दूसरी बीमारी होती है उसी वायरस से, जिसका नाम है जोस्टर। अब सवाल ये है कि जोस्टर की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट, तो फिर हमारे लिए काम की तो हुई चिकन पॉक्स वैक्सीन ही। कुछ हद तक हमको चिकन पॉक्स वैक्सीन चिकन पॉक्स से तो रोकती है 100%, मगर हमको जोस्टर
से भी रोकती है। इसलिए चिकन पॉक्स वैक्सीन लेना बड़ों में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बचपन में ये नहीं लिया गया है तो इसके 2 डोजेस लेते हैं, जिसे हम वेरिसेला वैक्सीन भी कहते हैं। और अभी MMR जो आपने वैक्सीन बताई थी उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी ये वैक्सीन आ रही है, तो आपको 2 अलग प्रिक नहीं लेना हो तो MMR-V वैक्सीन ले सकते हैं। यानी उसमें 3 MMR भी आ गए, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, और साथ में चिकन पॉक्स भी आ गया। तो इस प्रकार से अभी वैक्सीन प्रोड्यूसर जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत सारे बीमारियों की एक वैक्सीन बना रहे हैं, ताकि 4 प्रिक आपको न लेनी पड़े, MMR-V चारों आपको एक ही प्रिक में मिल जाए, तो आपके इंजेक्शंस भी कम हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने जो वैक्सीन की बात करी है दोनों डॉक्टर ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। इसके अलावा कई सारे वैक्सीन है अडल्ट के लिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकोकल, हर्पीज ज़ोस्टर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाली है वो हमने कवर करी है। डॉक्टर राठी, अब मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है, आई एम श्योर सभी के दिमाग में आ रहा होगा। आप लोग ऐसा बता रहे हो कि अडल्ट के लिए वैक्सीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया में ज्यादा अडल्ट ये वैक्सीन लेते क्यों नहीं है अभी करंटली? अभी ऐसा क्यों है? ये बहुत ही शायद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि जितने लोग ये वेबिनार देख रहे होंगे सभी के मन में ये बात तो आ रही होंगी कि ये लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि एडल्ट वैक्सीनेशन से इम्पोर्टेंट दूसरी कोई चीज ही नहीं है, फिर हम लोगों ने तो कभी वैक्सीन ली नहीं, हमारे डॉक्टर ने कभी बोला नहीं, हमने कभी सुना नहीं, हमारे किसी रिश्तेदार ने वैक्सीन ली नहीं। तो इसका कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निकुंज ने सामने लाया है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सर्वे बताता हूँ। एक सर्वे ऐसा किया गया कि जिसमें 1000 लोगों को लिया गया और उनको पूछा गया है कि आपके लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। 500 लोगों ने ये बताया 1000 में से कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं मेरे जीवन में हेल्दी रहूं, फिट रहूं और मुझे बीमारियां ना हो। 1000 में से 500 लोगों ने ये कहा। अब उनसे क्या किया, 500 लोगों को बाद में पूछा कि अच्छी बात है, आपकी ये प्रायोरिटी है कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, आपको बीमारी नहीं हो ऐसा लगता है, तो इसके लिए आप करते क्या हो? तो लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं ताकि हम बीमार न पड़े, साफ सुथरा खाना खाते हैं, अनहेल्दी खाना नहीं खाते, फैट्स अवॉइड करते हैं, सॉल्ट कम खाते हैं, घी कम खाते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग वॉक को जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हम शराब से दूर रहते हैं। तो इतनी सब चीजें हम करते हैं खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए। 490 लोगों ने ये 4 चीजें कही हेल्दी रहने के लिए। 500 में से जिनकी प्रायोरिटी थी लाइफ में हेल्दी, फिट और डिसीज फ्री रहना, उसमें से 490 लोगों ने इतनी बातें कही। सिर्फ 10 लोगों ने ये कहा कि हम लोग वैक्सीन लेते हैं, 2%। तो आप देखिए कि अवेयरनेस कितना है एडल्ट वैक्सीनेशन का। तो सबसे पहला कारण आप अगर मुझे पूछोगे कि ये लोग लेते क्यों नहीं, तो इसका रीजन है लो अवेयरनेस। लोगों को जानकारी नहीं है इस विषय के बारे में, और इसीलिए पिछले 4 महीने में ये विषय इतना जोरों से, मजबूती से सामने आया है। पिछले 4 महीने में अगर आप देखोगे, मैं तो ये एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत सालों से प्रमोट कर रहा हूँ, तो पिछले 4 महीने में मेरे पास जो लोगों ने एडल्ट वैक्सीनेशन ली है, इनका प्रमाण करीबन 50 टाइम्स बढ़ चुका है। तो अब लोगों के ध्यान में आ रहा है कि अरे हमको वैक्सीन लेना है। आज तक तो पहला कारण हुआ कि हमको जानकारी नहीं है। दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण निकुंज ने टच किया था कि यूपीआई जिसको कहते हैं हम, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए तो बना दिया। एक बच्चा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, 2 टाइप के होते हैं अपने अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, मगर दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपीआई लागू किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि हर बच्चा जो पैदा होगा उसको इस प्रोग्राम के तहत बर्थ से बीसीजी से लेकर के 10 साल का होने तक ये वैक्सीन आपको इस उम्र में लेना है।
तो आप गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट कराए या प्राइवेट में कराए, आपको वो वैक्सीन लेना ही है। आपको हर डॉक्टर वो वैक्सीन बताएगा, आपके फाइल पे वैक्सीन छपा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ चार्ट लगा होगा, वो जो आपको गवर्नमेंट वाले डिस्चार्ज के समय जो कार्ड देते उसमें भी वो वैक्सीन छपा है। कितना कुछ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपीआई बनाने के लिए, मगर यही यूपीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडल्ट के लिए नहीं बनाया, जबकि बहुत सारे कंट्रीज में एडल्ट वैक्सीनेशन का शेड्यूल बन चुका है। तो ये है दूसरा कारण कि क्यों एडल्ट वैक्सीनेशन हमारे देश में इतना प्रचलित नहीं हुआ। अब मैं आपको तीसरा कारण बताता हूँ, आपको सुन के हंसी आएगी। इंजेक्शन लेने का डर। बहुत सारे एडल्ट को इंजेक्शन लेने का डर होता है, वो लेना ही नहीं चाहते इंजेक्शन। हमारे पास आया, बच्चे को इंजेक्शन देना है, वैक्सीन देना है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए, मुझे जरा बाहर जाने दीजिए। तो वो खुद बाहर वेटिंग में जाके बैठ जाता है, उसके बच्चे का वैक्सीनेशन हो जाएगा, बाद में अंदर आएगा। इतना डरते हैं वैक्सीन से। कोई तो ऐसे हैं कि हम बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनको चक्कर आके गिर जाते हैं नीचे, उनको पहले संभालना पड़ता है। तो ये जो एक एडल्ट्स में, कुछ एडल्ट्स में पाया जाता है, करीबन इसका परसेंटेज कहा जाता है 10% लोगों में ये इंजेक्शन लेने का बड़ा डर होता है, वो लोग भी वैक्सीन लेना अवॉइड करते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर हम आते हैं कि गलत धारणाएं। लोगों के मन में वैक्सीन को लेके इतनी गलत धारणाएं हैं, जिस वजह से वैक्सीन का अपटेक हमारे समाज में बहुत कम हो गया। मैं अपने समाज में मतलब अपने देश में, मैं अपने समाज को रेफर नहीं कर रहा हूँ, हमारे कम्युनिटी में ओवरऑल ये बहुत कम है। वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा, वैक्सीन लेने के बाद भी तो हम देखते हैं कि बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों के मन में गलत धारणा है कि वैक्सीन को बहुत साइड इफेक्ट है, वैक्सीन से ऐसा हो जाता है, वैक्सीन से ऐसी बुरी हालत हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने बचपन में वैक्सीन लिया था, अब मुझे क्या जरूरत है वैक्सीन लेने की। उनको ये पता ही नहीं है कि ये धारणा पूरी तरह से गलत है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे वैक्सीन की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो, तो आपको बड़े होने के बाद वैक्सीन लेनी है। कुछ लोगों को लगता है कि वैक्सीन लेने से मेरी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कितनी गलत धारणाएं हैं। हमने देखा कि वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, कम करने के लिए थोड़ी ना होते। उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी तो हो गया, मुझे वैक्सीन की क्या जरूरत है। तो कुछ बीमारियां हैं जिसमें वैक्सीन बीमारी होने के बाद भी लेनी पड़ती है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि मुझे ज्यादा इन्फेक्शन होते नहीं, मैं साल में एक आधी बार थोड़ा सा हल्का सा बुखार आता है, यानी मेरी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मान लिया उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो मेरी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, मुझे क्या वैक्सीन लेने की जरूरत है, उनको भी वैक्सीन लेने की जरूरत है। तो इतनी सारी गलत धारणाओं में हम आज गिरे हैं कि जिसके वजह से वैक्सीन का अपटेक बहुत लो हो चुका है। ये जो वेबिनार आज हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से और जो भी और सवाल हमारे ऑडियंस से आएंगे, उसमें हम ये सभी गलत धारणाओं पे और भी बात कर सकते हैं। ये गलत धारणाएं अच्छे लोगों में है। और इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो फिजिशियंस हैं, एडल्ट फिजिशियंस, वो लोग एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो आप अपने बच्चे को एक पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएंगे, जो भी कंप्लेंट के लिए आप ले जाएंगे, वो उस कंप्लेंट का आपको जो भी सॉल्यूशन है वो दे देगा, और एक बार जरूर टच करेगा कि आपका कौन सा वैक्सीन बाकी है, आपको वैक्सीन लेना है। मगर ये चीज हम एडल्ट फिजिशियन में कम देखते हैं। आजकल ये चीज देखी जा रही है कि एडल्ट फिजिशियन भी एक सवाल आखिरी में पूछ रहे हैं कि आपने वैक्सीन ले ली है ना सब, आपको कोई वैक्सीन बाकी तो नहीं है। इतना पूछना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोफेशनल लेवल पे भी हम लोग जो थोड़े पीछे पड़ गए, इतने सभी मैं कहूंगा कि इतने मेन रीजंस है जिसके वजह से इतना इंपॉर्टेंट विषय भी इतना प्रचलित हमारे देश में नहीं हुआ है। थैंक यू डॉक्टर राठी। आई एम श्योर एक क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में था। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत लोगों के मन में होगा कि करंट टाइम्स को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोविड का टाइम है, काफी जगह लॉकडाउन चालू है, तो ऐसे टाइम पे जो बाकी वैक्सीन है इनका इम्पोर्टेंस कितना हो जाता है अभी? क्या ये ज्यादा है, क्या कम है? डॉक्टर हेमंत, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपके थोड़े थॉट्स इस पे शेयर करिए। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। जैसे राठी साहब ने बोला कि कोमॉर्बिड कंडीशन, अब कोविड आपको अगर हुआ, भगवान ना करे मगर हुआ, तो इट इज द बिगेस्ट कोमॉर्बिड कंडीशन फॉर यू टू डेवलप। सो उसी कक्षा में अगर आप फॉल हुए हैं
तो न्यूमोनिया का कॉम्प्लिकेशंस अगर जो होता है उसकी सीवियरिटी कितनी बढ़ जाएगी वो तो डॉक्टर को ही पता है, पेशेंट को तो तब जाके पता चलेगी जब वो उससे गुजर रहा होगा। सो कोविड के टाइम में न्यूमोनिया, फ्लू, मेरे पिछले 2 महीने में मैंने इतने पेशेंट्स को फ्लू और न्यूमोनिया की वैक्सीन दी है कि जिसका आंकड़ा मुझे भी नहीं पता। सो साहब ने बोला कि 50 टाइम्स मोर अभी जो उसकी आंकड़ा है वो बढ़ गया है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और कोविड के जब वायरल लोड आपके बॉडी में ज्यादा होता है तब यू आर मोर प्रोन टू गेट इवन अ सिंपल इन्फेक्शन फास्टर देन द अदर फेलोज। सो किसी को अगर कोविड नहीं है और किसी को अगर कोविड है तो कोविड वाले पर्सन को जो रोग या फ्लू या न्यूमोनिया या नॉर्मल फीवर या कोई भी अदर इम्यून डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटी हो वो ये अनेक गणी वो बढ़ जाती है। सो इट इज वेरी मच important for the patients or the person who has not even got COVID yet, उसके लिए भी ये वैक्सीन अभी इतना काम करेगा कि पूछो मत। So it is very much important. Thank you डॉक्टर so much. अब इतना सब सुनने के बाद आई एम श्योर सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। इनिशियली आप लोग ने बताया कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, एल्डरली, क्रॉनिक पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन या बाकी लोगों के लिए भी, मेरे जैसे युवाओं के लिए भी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर राठी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर किसी को भी पता करना है कि खुद के लिए वैक्सीन कौन से रेलेवेंट है, टोटल 15-16 वैक्सीन है इंडिया में अवेलेबल अडल्ट्स के लिए, लेकिन मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूं इसके लिए? एक बात कोविड के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि एडल्ट वैक्सीनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो कोविड जब नहीं था तब भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अब उसका महत्व और ज्यादा बढ़ चुका है। क्या होता है कि जैसे आप सभी को पता है कि कोविड जब होता है तो वो फेफड़े में होता है, लंग्स में होता है और लंग्स में निमोनिया हो जाता है। हमको ये भी पता है कि 100 पेशेंट्स को अगर कोविड हो रहा है तो 80% तो नॉर्मली ठीक ही हो जाएंगे, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कोविड हुआ था क्या। 20 में से 15 लोगों को हल्का सा निमोनिया होगा, उसमें से कुछ लोगों को एडमिट होना पड़ेगा, कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। जो 3-4-5% बचे हैं जिनकी संभावना है कि उनमें डेथ हो जाएगी, करीब 2.5-3% लोगों में है, कुछ जगह पे अभी 5 हो गया है। ये जो डेथ हुई है ये निमोनिया की वजह से हुई और किसी कारण से नहीं हुई, निमोनिया से हुई। अब ये जो कोविड का निमोनिया होता है इस समय में क्या होता है कि उसके साथ साथ फ्लू भी अपना जोर जमा लेता है। तो उसको कोविड का निमोनिया था, उसके साथ फ्लू का निमोनिया हो गया, या कोविड का निमोनिया था उसके साथ न्यूमोकॉकस निमोनिया हो गया। और ये जो प्रमाण है ये कुछ कुछ जगहों में 50% है। जैसे कोविड के पेशेंट को कोविड के निमोनिया के साथ न्यूमोकॉकस या इन्फ्लुएंजा 40 से 50% लोगों में देखा गया है। इसको कहते हैं कि 2 इन्फेक्शन एक साथ हो जाना, को इन्फेक्शन। यानी आपको कोविड तो था ही, उसके साथ इन्फ्लुएंजा का निमोनिया हो गया, या आपको कोविड तो था ही, उसके साथ न्यूमोकॉकस हो गया, को इन्फेक्शन हो गया, आपको 2 इन्फेक्शन एक साथ हो गए। अगर आपको सिर्फ कोविड निमोनिया होता तो आपकी बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी, मगर आपको कोविड के साथ दूसरा निमोनिया हो गया तो उससे तो आप बचना बहुत मुश्किल हो। अब कोविड का वैक्सीन तो अभी निकला नहीं है, तो उससे तो बचने का आज हमारे पास रास्ता सिर्फ यही है, सब मास्क है, हाथ धोना, ये धोना, ये सब तो हो गया। मगर कम से कम हम इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकॉकल वाले निमोनिया को तो रोक ले, तो कम से कम हमारा निमोनिया बहुत सीरियस नहीं होगा और हम उससे बच पाएंगे। इसलिए अभी के समय में जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं और इन वैक्सीन को ले रहे हैं। अब जो निकुंज का सवाल है कि आपके मन में सवाल आया कि चलो मैं इतना सब कुछ आज सुना हूं और अब मैं बहुत मोटिवेट हो गया हूं और मुझे तो वैक्सीन लेनी ही है, तो अब वैक्सीन तो इतने सारे हैं, मुझे कौन से लेने हैं। तो देखिए, हम चैट बॉक्स में आपको एक लिंक शेयर कर देते हैं। इस लिंक पे आप जाएंगे तो ये लिंक क्या करेगी, आपको 2 मिनट का एक समय आपको निकालना पड़ेगा और इसमें अनेक सवाल आपको पूछे गए हैं कि आपकी उम्र क्या है, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कहाँ काम करते हो, आपको पीछे कभी ये बीमारी हुई है क्या, ये बीमारी हुई है क्या, ऐसे अनेक सवाल हैं। इन सवालों के आप फटफट जवाब दीजिए, यस नो में जवाब है, आपको 1.5-2 मिनट लगेगा। जैसे ही आपका ये सवाल खत्म होगा और आप इसको सबमिट करोगे तो आपको सामने आ जाएगी कि आपके लिए कौन से वैक्सीन आपको लेने हैं।
ये जब आपके सामने आएगा तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि देखिए मुझे ये 5 वैक्सीन लेने हैं, प्रायोरिटी वाइज मुझे ये पहले लेना है, ये बाद में लेना है, आपको ये वैक्सीन कहाँ लेने हैं, कहाँ आपको और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ये टूल पूरी तरह से फ्री है और आपको फ्री भी है, ना आपको मनी इन्वेस्ट करना है, ना आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ना आपको एफर्ट इन्वेस्ट करना है। तीनों चीजें इन्वेस्ट नहीं करना है। 1.5-2 मिनट में आपका काम हो जाएगा और आपके सामने आपकी लिस्ट, अपनी खुद के लिए जो टेलर मेड लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। ये बहुत ही एक अच्छा टूल है और इसको मुझे इच्छा है कि सभी लोगों ने, आपको अभी वैक्सीन लेना है, कुछ दिन रुक के लेना है, वो आपका अपना एक पर्सनल व्यू है, मगर कम से कम आप इसमें जाकर के सवालों के जवाब देके 2 मिनट में ये पता कर लीजिए कि आपको कौन कौन से वैक्सीन लेना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल टूल है। डॉक्टर, मैं अभी सबके साथ चैट बॉक्स में अभी शेयर कर रहा हूँ, मैंने अभी एंटर दबाया है और आप सबको चैट बॉक्स में नीचे स्क्रीन के दिख रहा होगा, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा लिंक डाला है, आपको एक कॉपी पेस्ट करना होगा आपके ब्राउजर पे, इससे आपका वो लिंक खुल जाएगा जहाँ पे आप वैक्सीन का क्विज ले सकते हैं। डॉक्टर राठी, डॉक्टर हेमंत, थैंक यू सो मच। आज हमें बहुत चीजें आपसे पता चली। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, हमने ट्राई किया कि लिमिटेड टाइम में हम सब चीजें डालें, लेकिन जो हमें लगा कॉमन क्वेरीज होंगे। अब आप लोगों ने जो चीजें चैट पे शेयर करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी देखे थ्रू आउट द सेशन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा घनश्याम अंकल को कि अंकल आप हमारे साथ ये क्वेश्चंस एक एक करके शेयर करिए। डॉक्टर राठी और डॉक्टर हेमंत, आप उनका आंसर ब्रीफ में दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ भी मिले। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर नरेंद्र राठी ने और निकुंज ने जिस तरह से इसको पूरा कोऑर्डिनेट किया है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें कोई क्वेरी की गुंजाइश रह गई है या जिज्ञासाओं की। फिर भी कुछ जिज्ञासाएं आई है तो मैं एक एक करके आपके सामने उसको पेश कर रहा हूं और निवेदन करूंगा कि आप उसका समाधान करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि नॉर्मली अभी जो धारणा है कि नॉर्मली इट टेक्स 2-3 years फॉर एनी वैक्सीनेशन अप्रूवल, और जो वैक्सीन को इजाद करना है उसके लिए 2-3 साल लगता है टू चेक द साइड इफेक्ट, बट ड्यू टू अर्जेंसी एंड नीड ऑफ द आवर टू डू ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स अर्ली एंड अप्रूवल सीम्स विल कम बाय ईयर एंड. In that case, what will be the status of expected side effect, is particularly for COVID vaccination? जो जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन का इजाद हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब लोग बोलते हैं 6 महीने में या 4 महीने में आ जाएगी, तो will it have some side effect? मेरे ख्याल से निकुंज अच्छे से बता पाएगा क्योंकि निकुंज ने वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में कहा है, तो एक निकुंज चाहे तो आंसर दें। मैं तो डॉक्टर बहुत ही ब्रीफ में ऊपर से बता देता हूँ। जनरली जो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, तकरीबन नॉर्मल केस में 7 से कई बार 15 साल भी लग जाते हैं। एड्स का वैक्सीन आज तक नहीं आया है, लेकिन इसके कई कारण भी होते हैं कि इनिशियल जो फेज 1 है एक्सप्लोरेटरी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फंडिंग। जो वैक्सीन कंपनीज है, नॉर्मल वैक्सीन के लिए फंडिंग सिक्योर करना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वॉलंटियर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब ये वाले वैक्सीन में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, साथ में सब जुड़ रहे हैं, तो इससे बहुत सारे चीजें फास्ट हो रहे हैं। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आइडल टाइम कब है, तो डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर राठी, मैं आप भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही डिटेल शेयर करें सबके साथ। आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर राठी बोलेंगे इसको। नहीं, तो सवाल ये था कि भाई इतने जल्दी आ जाएगा तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे क्या? हाँ, या तो ये बिल्कुल इसके बारे में आप निश्चित रहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, कोई भी चीज हमको अगर ह्यूमंस को देनी है और लार्ज स्केल पे देनी है, तो उसके लिए जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 हमको निकुंज ने बताया, साइड इफेक्ट हो ऐसी चीज मार्केट में आएगी नहीं, क्योंकि इसका वो स्टडी भले ही शॉर्ट पीरियड में हो रहा है बाकी वैक्सीन के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स ने एक साथ इस वैक्सीन बनाने को ले लिया है
और सब अलग अलग पॉपुलेशन में ट्रायल हो रही है, इसलिए साइड इफेक्ट बाद में होगा ऐसा नहीं है। दूसरा कारण इसको बता दूं, आज एक कंपनी ने कोई वैक्सीन बना ली और मार्केट में ले आई, बहुत सारा लाएगा, वो 1 लाख डोज लाएगा, 2 लाख डोज लाएगा, उसका जो पूरा प्रोडक्शन यूनिट है वो उसमें काम में लग जाएगा। और आप सोचिए कि अगर उसने जरा भी गलती करके फास्ट करने के लिए किसी साइड इफेक्ट को मान लो निग्लेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? जैसे ही वैक्सीन देना शुरू होगा, साइड इफेक्ट होगा और उसके पूरे जो मिलियन डोजेस होंगे वो तो वापस चले जाएंगे। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना रिगरस प्रोसेस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है ये, कि इसमें से कभी साइड इफेक्ट की संभावना बाद में बचती ही नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, वैक्सीन आ जाएगा जल्दी। ये बोलना भी अभी तो हम एक अंदाज है, आया तो नहीं है अभी, साल एंड में आ जाएगा, ये भी एक अंदाज ही बना है अभी। इसको भी तो काफी दिन से शुरू है और साल एंड यानी और 6 महीने तो है ही हमारे पास, तो बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस है और इसलिए हमको साइड इफेक्ट हो जाएंगे वैक्सीन लेने से, ऐसा नहीं है। इसके बारे में आप बेफिक्र हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज वैक्सीनेशन गिव 100% गारंटी against diseases? These days we come across so many allergies. Can vaccination causes allergies? मैं ले लेता हूँ। देखिए, इसमें 2 सवाल थे। हाँ जी। पहला सवाल था कि इससे एलर्जी होती है क्या? तो बिल्कुल ही नहीं, ये जो मैंने गलत धारणा है आपको बताई उसमें से ये भी एक गलत धारणा है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में गलत धारणा है। आपको बता दूं एक किस्सा, एमएमआर वैक्सीन के लिए यूएस में इतनी गलत धारणा बन गई थी कि एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज्म हो जाता है। ऑटिज्म एक तरह की बीमारी है जिसमें आदमी दूसरे बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट नहीं करता है, तो बच्चों में पाई जाती है बीमारी। तो उसका लिंक उससे जोड़ दिया, कुछ लोगों ने बोल दिया कि आ गया है, कुछ आर्टिकल्स आ गए, इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल पोस्ट हो गए और ये गलत धारणाएं बन गई। ये 10 साल से प्रूव हो चुका है, हजारों पेपर्स में, हजारों स्टडीज में, कि ऐसा कुछ है ही नहीं। उस प्रकार से एलर्जी का भी इसके साथ कोई ताल्लुक वैक्सीन के साथ नहीं है। और इसके साथ एक दूसरा क्या सवाल था, मैं भूल गया। Does the vaccination give 100% guarantee against disease? Exactly. बिल्कुल ही नहीं, कोई भी वैक्सीन आपको 100% उस बीमारी से नहीं बचा सकता है। अब आप सोचोगे कि फिर ये तो गलत बात होगी, जब 100% नहीं बता रहा तो आप इतना क्यों पीछे लग रहे हो भी वैक्सीन लेने के लिए? 100% नहीं बता रहा है, मगर 85 to 95% वैक्सीन की एफिकेसी होती है इन जनरल। अगर आप इन जनरल वैक्सीन की एफिकेसी देखोगे तो किसी की 98% है, किसी की 78 है, किसी की 82 है, किसी की 85 है। मगर आपको मैं एक जनरल टर्म्स में बता दूं कि वैक्सीन की एफिकेसी 85 to 95% होती है, जो कि बहुत अच्छी है। इस गलत धारणा के पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है कि हम लोग देखें कि आप अगर देखिए कि 1000 बच्चे हैं, उसमें से 995 बच्चों को आपने वैक्सीन दे दी, 5 बच्चों को नहीं दी, और इन 1000 के 1000 को हमने वो वायरस इनके रूम में डाल दिया जहां ये 1000 लोग हैं। तो वो 5 लोगों को तो होगा ही होगा डिसीज जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, राइट? और मान लो ये वैक्सीन 95% इफेक्टिव है, तो अब जो 1000 बच्चे थे उसमें से 5% बच्चों को वैसा भी होगा, क्योंकि ये 95% इफेक्टिव है। तो कितने 5% माने वो 1000 में से 50 लोगों को, 50 बच्चों को हो गया। तो 5 उन बच्चों को हो गया जिनको वैक्सीन नहीं दी थी, और 50 उन बच्चों को हो गया जिनको वैक्सीन दी थी। तो ये पूरे 55 लोगों को आप उठा के अलग कर दीजिए, मान लो इनको एक तरफ ले जाइए, और जो 950 लोगों को नहीं हुई थी उनको छोड़ दीजिए। अब जब ये 55 लोगों को आप देख रहे हो कि ये 55 लोगों को वो बीमारी हो गई, तो आप उनको कहिए कि उन लोग हाथ ऊपर करिए जिनको वैक्सीन मिला था। तो कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? 50 लोग। तो 55 लोगों को जिनको बीमारी हुई थी उसमें से 50 लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया कि हाँ हमको वैक्सीन दी थी। तो हमारी गलत धारणा क्या बन गई? अरे यार 55 में से 50 लोगों को तो वैक्सीन दिया, उनको भी बीमारी हो गई, मगर आपने उन 950 लोगों को देखा है क्या कि जिनको वैक्सीन की वजह से बीमारी नहीं हुई है? तो ये जो 5% लोगों को इफेक्टिविटी कम होती है ऐसा सोचते हैं, इन लोगों के वजह से समाज में गलत धारणाएं हो रही है।
कि वैक्सीन ले लिया फिर भी तो हमको बीमारी हो गई। पहला बात तो ये कि 95% को इफेक्टिविटी है तो 5 को नहीं है। अब आप देखिए कि जिनको बीमारी हो भी गई वैक्सीन लेने के बाद, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी की सीवियरिटी इतनी कम होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बच्चा है जिसको वैक्सीन लेने के बाद चिकन पॉक्स हुआ, उसका चिकन पॉक्स इतना माइल्ड होता है कि उसको पता तक नहीं चलता कि कब चिकन पॉक्स हुआ, 2-4 दाने आंख पे आए, वो अच्छा हो गया, 8वें-9वें दिन अपना स्कूल चला गया। तो वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको बीमारी पहले तो होगी ही नहीं, 95% तो आप प्रोटेक्टेड हो, और मान लो हुई भी तो वो इतने सौम्य स्वरूप से आपको होगी कि आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसलिए आप ये धारणा को निकाल लीजिए, आपको वैक्सीन लेना ही है। Next question, Dr. Saab. What are the side effects of vaccination? There would be some cons, if not many. Dr. Hemant, I would like to request you, आप अगर I'm just putting Yes, the sir. spotlight on you. Yes, yes. Am I supposed to tell the vaccine side effects, right? Yeah. Okay. Usually vaccines के side effect में inflammation मतलब swelling, redness, pain and fever. These are the most common side effects of any vaccines. जब भी whenever you want to have some gain, then you will have to pass through some pain. So without pain no gain. So ऐसी ही बात है. तो वैक्सीन के लिए little एक इंजेक्शन prick, थोड़ा बहुत 2-3 घंटे तक का पेन, और कभी-कभी in rare circumstances fever. So these are the commonest side effect of the vaccines. Okay. Next question, doctor, is what are the important vaccines for international regular travelers? International regular travelers. Yeah. Yeah. If they are living in India, suppose we have to consider that they are living in India only. So whenever we are going towards the Western countries or the countries where there is atmospheric changes been there, जहाँ का atmosphere काफी ठंडा है, वहाँ के atmosphere डॉक्टर आपका स्ट्रीम अटक गया है। So we have to take care of typhoid vaccine. So these are the most important. डॉक्टर लास्ट 30 सेकंड्स आई थिंक उतने क्लियर नहीं थे, थोड़ा वो अटक गया था। आपका नेटवर्क शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप रिपीट कर दें। Yes. I was just talking about typhoid vaccines. Whenever we are going somewhere out, then we are taking some food from the outside. So anything which can create the typhoid bacteria inside our body, that has to be taken care of. So first of all, pneumonia, flu, typhoid, these are the most important vaccines to be taken once they are having an exposure to the outer countries. Dr. Rathi, would you also like to share some thoughts? हाँ, यही वैक्सीन्स है। वैसे वैक्सीन्स का ऐसा होता है कि आपको कौन सी लेना है ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हो। मान लो आपको ऐसे कंट्री में जाना है जहाँ येलो फीवर होता है, मान लो आपको अफ्रीका में जाना है, तो आपको येलो फीवर लेके ही जाना है। जैसे आपको मुंबई एयरपोर्ट पे येलो फीवर का अलग बूथ ही मिलेगा कि मुंबई एयरपोर्ट पे आपको है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, तो चलो उस बूथ में जाओ, आपको येलो फीवर की वैक्सीन लेना ही है। बहुत सारी जगह बाहर मिलती नहीं, इसलिए उन्होंने एक अलग से बूथ वहां लगाया है। कुछ कंट्रीज में जाते हैं जहाँ मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन है, तो आपको मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लेना है। तो ऐसा हर कंट्री का अपना अपना होता है, और वो वीसा की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो लोग लिख देते हैं कि हमारे यहाँ आने के पहले आप ये वैक्सीन को ले लीजिए। ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। The next question is, doctor, if vaccines preventable diseases are very high, why the government has not come out with the promotion program for the same? Does it have something to do with reliabilities of the vaccines? Something to do with reliability, whether the vaccines are reliable or not reliable? No, it has nothing. Government program has nothing to do with reliability of vaccine. क्योंकि वैक्सीन जब बाहर आती है तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर तो आती ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यही सब वैक्सीन करोड़ों अब्जों बच्चों को भी तो दी जा रही है,
तो अगर ये रिलायबल नहीं होती तो गवर्नमेंट उस वजह से क्यों रोकता है एडल्ट वैक्सीनेशन? वो वही वैक्सीन, सेम वैक्सीन, वही सेम डोज बच्चों को भी दिया जा रहा है। जब बच्चों में रिलायबल है तो बड़ों में तो है ही है। तो रिलायबिलिटी ये कारण नहीं है, प्रायोरिटी ये कारण हो सकता है। जैसे मैं तो नहीं बता सकता कि गवर्नमेंट ने एडल्ट वैक्सीनेशन, मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ साल में पिकअप करेगा। प्रायोरिटी ये कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट के सामने हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और बच्चों का वैक्सीनेशन तो लिया ही है, मगर एडल्ट वैक्सीनेशन लेने के पहले शायद सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत सारा ओपन डिफिकेशन, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारे गवर्नमेंट के सामने हैं कि उनका ध्यान इस ओर अभी कम गया है, इसलिए उसका रिलायबिलिटी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। Okay. The next question is, how expensive are the adult vaccines or adult vaccination? Suppose if I'm talking to the as far as the cost is concerned, pneumonia, which is the vaccine which has to be taken only once in a lifetime, that is costing around 4,000 rupees. टाइफाइड का वैक्सीन है जो साहब ने बोला 3 साल के भीतर में एक बार लेना चाहिए, इट इज कॉस्टिंग अराउंड 700 to 800 रुपीज। सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है जिसके 3 डोज लेने चाहिए वो अराउंड 3,000 रुपीज पर डोज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो कि इट इज वेरी चीप वैक्सीन, वो 100 रुपीज से लेके 300-400 रुपये के करीब हो जाता है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन विच इज कॉस्टिंग अराउंड 12 to 1,500 रुपीज। दीज आर द मोस्ट कॉमन वैक्सीन। फ्लू का वैक्सीन है वो 1,000 रुपये के 800 के 1,000 रुपये के बीच में होता है। So these are the common vaccines cost. The next question is, Doctor, few medical practitioners believe immunization schedule for adult is merely a fancy but not effective practices. Is it so? Dr. Rathi साहब। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये अवेयरनेस की बात है। अब आप जो लोग आपको ऐसा कहते थे फैंसी, अगर आप जाकर देखोगे तो अब उन्होंने भी वैक्सीन लेना चालू कर दी है। क्योंकि देखिए, एडल्ट प्रैक्टिशनर की बात आपने कही, पिछले 4 महीने में मेरे पास करीब 30-40 एडल्ट प्रैक्टिशनर वैक्सीन लगा चुके हैं, जबकि वो अपने पेशेंट को तो प्रमोट नहीं कर रहे थे इतने दिन से। मगर जब अब नीड आ पड़ी है तो इसका सवाल फैंसी से या उससे नहीं है, उनको पता है इफेक्टिव है, मगर उसका अवेयरनेस कम था और प्रैक्टिस में आने का था। अब उतना अवेयरनेस हो गया है कि अब आप जब अगली बार जाओगे तो आपको कहेंगे कि भाई आप भी वैक्सीन लगा लीजिए। Next question is it risky for chronic patients such as diabetic, asthmatic, heart diseases, etc. to take the vaccines? नहीं, बिल्कुल नहीं। It is a blessing to the fellows who are suffering from this. इन लोगों को तो सबसे पहला वैक्सीनेट करना चाहिए। They are more prone to have diseases faster than the normal fellows. The next question is, by when do you think that COVID vaccines come into the market? अभी 4-5 Nikunj will be better fellow. Okay, just a second. तो आई थिंक अपन सब न्यूज फॉलो कर रहे हैं। अपन ने अलग अलग जगह देखा है कि कंट्रीज के बीच में रेस लगी हुई है। विद इन इंडिया ऑल्सो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, ICMR में कुछ टाइम पहले अनाउंस कर दिया था 15 अगस्त तक हम ट्राई करेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, जिससे लेकिन जितना मैं वैक्सीन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ हूँ, जो चीज मुझे पता चल रही है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, फ्रॉम एजुकेशन में जो इन्वॉल्व है वैक्सीन के, मुझे ऐसा समझ आया है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर इज अ गुड अजम्पशन कि अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कैविएट ये भी है कि कोई भी इंसान आज एकदम श्योरिटी के साथ ये चीज नहीं बता सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3 वैक्सीन ट्रायल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट फेज टू पास। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे होते हैं जो इनिशियली ऐसे लगता है कुछ 100,000 लोगों में किया तो ये सही चल रहा है, लेकिन अगर दुनिया भर करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल को ये वैक्सीन देना है तो जो वैक्सीन बनाता है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वैक्सीन इतना सेफ रहे कि कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हो। वरना कल को जाके अगर सबको वैक्सीन दे दिया
और पता चला इससे बहुत एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या लोग मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, तो वो भी एक इन इटसेल्फ एक न्यू बीमारी या एक न्यू प्रॉब्लम हो जाएगी. तो a few optimistic people are saying by end of this year, but एक अच्छा assumption ये होगा कि early next year तक ये वैक्सीन आ जानी चाहिए. और ये वैक्सीन में भी प्लान शायद ऐसा होगा गवर्नमेंट का, इनिशियली जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो एकदम फ्रंट लाइन पे है, जो डे टू डे वॉरियर्स है, लाइक मिस्टर राठी, लाइक मिस्टर हेमंत. डॉक्टर हेमंत ने को कल ही बता रहे थे कि उन्होंने खुद 30 कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया था, तो डेली अहमदाबाद में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. गवर्नमेंट का प्रेफरेंस शायद ये रहेगा कि पहले उनको वैक्सीनेट करे, देन मे बी ये वैक्सीन थोड़ा ओपन में मार्केट में आएगी सबके लिए, खास करके एल्डरली, क्रॉनिक पेशेंट्स एंड एवरीवन एल्स. Thank you, Nikunj. The next question is it true that influenza MMR vaccines might help protect from COVID? इन्फ्लुएंजा के बारे में तो मैंने बताया कि वो कोविड से नहीं बचाता, मगर कोविड के साथ जो इन्फ्लुएंजा होता है और जिससे पेशेंट सीरियस हो जाता है उससे बताता है. मगर एमएमआर के बारे में जो आपने सुना है वो सही है. एमएमआर के बारे में कुछ रिसर्च पेपर्स आए हैं जिसमें ये पता चला है कि एमएमआर से हमारी मिजल्स, मम्स, रूबेला इन 3 बीमारियों के लिए तो इम्यूनिटी बढ़ती ही बढ़ती है, मगर हमारी जनरल इम्यूनिटी को एमएमआर वैक्सीन बढ़ाता है. हमारे जो बॉडी में टी सेल्स होते हैं जो हमारे को इम्यूनिटी देते हैं, उनको वो वैक्सीन स्टिमुलेट करती है, तो हमारी जनरल इम्यूनिटी लेवल ही बढ़ जाती है. इसलिए उन्होंने रिकमेंड भी किया है कि आपको अगर कोविड से बचना है तो आप एमएमआर वैक्सीन लीजिए. मगर ये जो डेटा है आज के तारीख का, ये बिल्कुल प्रैक्टिस में लाने के लिए डेटा सफिशिएंट नहीं है. आपको एमएमआर वैक्सीन अदरवाइज लेनी है, मगर आपको एमएमआर वैक्सीन लेने से कोविड नहीं होगा ये सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एमएमआर वैक्सीन ले ले और फिर बगैर मास्क के घूमते रहे या आप कोई प्रिकॉशन ही न ले सोशल डिस्टेंसिंग की. इसलिए ये ख्याल है अभी कुछ साइंटिस्ट में कि एमएमआर वैक्सीन आपको कोविड से प्रोटेक्ट करेगा, मगर ये 100% नहीं है. मगर अदरवाइज भी अगर नहीं भी करेगा तो हरकत नहीं, आपको एमएमआर वैक्सीन लेना ही है, और आपको एमएमआर वैक्सीन लेके भी कोविड नहीं हो इसकी पूरी प्रिकॉशन भी लेना है. दोनों बातें. Next question is, I am perfectly healthy and fit. Are these vaccines for me too? It is for you only. These vaccines are for the healthy fellows only. Just because वो बीमार नहीं पड़े. Vaccines are for the healthy people. बीमार तो अगर ऑलरेडी हो चुका है उसको तो वैक्सीन अभी तो फिलहाल तो दे नहीं सकते. और ये क्वेश्चन बिल्कुल उनके लिए है जो ये ऐसा समझते हैं कि भाई ये दिस इज माय राइट आंसर टू देम, दैट अगर आप एकदम हेल्दी हो तो वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली प्रॉपर फॉर यू. Now last 2 question, डॉक्टर. न्यूमोनिया वैक्सीन जीवन में एक ही बार लेना ऐसा हमारे डॉक्टर ने बताया, क्या ये सच है? यस सर. अच्छा, उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के बारे में भी बताइए प्लीज. और हेपेटाइटिस बी के लिए हाँ, और अभी के हालात में फ्लू का वैक्सीन युवाओं को भी देना है क्या? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 वैक्सीन है जिसके बारे में किसी को सोचना नहीं है. एवरीबडी इन द सोसाइटी शुड टेक. वो है फ्लू और टीडैप. किसी को सोचना ही नहीं है. फ्लू हर साल में, टीडैप 10 साल में एक बार. ठीक है. अभी दूसरा सवाल था कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन. तो हेपेटाइटिस बी के 3 डोज होते हैं. 016 जो शेड्यूल है, पहला 1 डोज ले लीजिए, फिर 1 महीने बाद 1 डोज ले लीजिए और 6 महीने बाद 1 डोज ले लीजिए. ये 3 ही डोज आपको लेना है. इसके बूस्टर के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है. ऐसा कहते हैं कि अगर आपने 3 वैक्सीन ले चुके हैं पहले तो 10 साल अगर आपको पास हो गए होंगे तो आप 1 बूस्टर लगा सकते हो, और कुछ लोगों का कहना है कि 3 वैक्सीन अपने आप में सफिशिएंट है. हेपेटाइटिस बी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज मैंने जो आपको बीच में बताया, टच भी किया था, कि उससे हेपेटाइटिस बी से तो आपकी रोकथाम होगी, लीवर कैंसर से भी आपकी रोकथाम होने में मदद होगी. What are the approximate life of vaccination? This is the last question, doctor. लाइफ का मतलब?
मतलब एक बार वैक्सीनेशन ले लिया तो 8 साल 10 साल 5 साल मतलब नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब तक लेना है? कब या तक? तो ये देखिए, ये मुझे हर ये लगता है वैक्सीन, हाँ हाँ हाँ, ये हर वैक्सीन के लिए अलग अलग है। एक रूल सब वैक्सीन के लिए नहीं है। जैसे आपको बताया कि फ्लू का वैक्सीन आपको हर साल लेना है। क्यों लेना है इसका कारण भी हमको पटेल साहब ने बताया कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, यानी ये जो वायरस है फ्लू का, ये अपना भेष बदलता जाता है। अपना भेष ऐसा बदलता है कि अपनी बॉडी इसको अगली बार पहचान ही नहीं पाए। जैसे एक पर्सन आया, उसने अपना भेष बदल के आपके घर में आ गया, आपने उसको पहली बार देखा हुआ, फिर भी आप पहली बार में नहीं पहचान पाओगे। ऐसा ये इन्फ्लुएंजा वायरस होशियार है। तो ये क्या करता है, अपना भेष एक साल में इतना बदल देता है कि पिछले साल जो आपने वैक्सीन लिया था, वो इम्यूनिटी डेवलप होके भी उसको पहचान ही नहीं पाती। वायरस बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा। तो आपको फ्लू का वैक्सीन हर साल लेना है। टीडैप वैक्सीन 10 साल में एक बार लेना है। तो ऐसे हर वैक्सीन का अलग अलग है, किसी का एक ऐसा फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। द लास्ट क्वेश्चन, where can one get vaccinated during this COVID period? तो इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं कहूँगा सबसे अच्छा है, अगर आप बॉम्बे में या न्यू बॉम्बे में रहते हो, तो आप ये जो क्विज आपको दी है, जो क्वेश्चंस दी है लिंक, उस लिंक पे क्लिक करिए। आपको कौन से वैक्सीन लेने हैं, वो कहाँ मिलेंगे, आपको घर आकर भी वैक्सीन लगाने की व्यवस्था है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आप मान लो बाहर गांव में हो, बॉम्बे और न्यू बॉम्बे में ये सर्विस अभी शुरू हुई है, बाहर नहीं है ये सर्विस, तो बाहर आपको क्या करना है कि आपके जो रेगुलर फिजिशियन है जिससे आप ट्रीटमेंट करवाते हो, उनको आप पूछिए कि आपके गांव में वैक्सीन लेने की व्यवस्था कहाँ है। तो हर गांव का अपना अपना है। कोई फिजिशियन शायद खुद आपको वैक्सीन दे दे, या अगर वो खुद नहीं देता है तो आपको किसी वैक्सीन देने वाले सेंटर पे रेफर कर दे। मगर ये हर गांव के लिए अलग रहेगा, इसलिए इसका एक कोई जेनरिक जवाब तो शायद नहीं होगा। बॉम्बे और न्यू बॉम्बे के लोगों के लिए बहुत ये अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन आंसर को, जो आपको लिंक भेजी है, उसको क्लिक करके आप अपनी वैक्सीन भी जान लीजिए, और आपको घर पे आके देना है तो वो भी आपको सर्विस इजीली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। आई थिंक सभी क्वेश्चन के आपने सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू निकुंज और मालू जी। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। आई थिंक थोड़ा एक्सटेंड हो गया, रियली सॉरी एवरीवन, लेकिन हमें लग रहा था ये टॉपिक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं सबसे पहले थैंक करना चाहूंगा डॉक्टर राठी का, डॉक्टर हेमंत का, कि ऐसे टाइम पे जब आप लोग कोविड के टाइम इतना बिजी हो, आपने कीमती समय निकाला, हम सबको इतना एडुकेट किया, इन चीजों के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। मैं वंस अगेन एमबीपीएम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, एमबीपीएम स्कॉलर्स कमेटी, पूरी कमेटी को। एंड लास्टली जो आज लोग हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड मैंने ऐसा देखा है कि थोड़े फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। घनश्याम अंकल, अब कौन? अतुल अंकल। I'll propose vote of thanks. मालू जी, anything else or I propose vote of thanks? अनम्यूट करेंगे मालू भाई साहब को? यस, वन सेकंड। थैंक यू तो हमको निकुंज का कहना चाहिए एक्चुअली, कि एक ऐसा बंदा जो इतनी बड़ी कंपनी में, बेन एंड कंपनी में जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम कर चुका है, ऐसे पर्सन ने इस फील्ड में एंटर करना, ये हमारे समाज के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। ऐसे पर्सन को ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में लाना चाहिए, और मैं समझूंगा कि शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मैंने देखा हो जो बेन जैसे कंपनी में, जिसको मिलाने की एक लोगों का सपना होता है कि इस कंपनी में मुझे एंट्री मिल जाए, ऐसा पर्सन इस कंपनी को छोड़ के हमारे लिए ये सब कर रहा है। उनके लिए मैं चाहूंगा कि स्टैंडिंग ओवेशन भी कम होगा। नहीं ऐसा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक आपने कई बार मेंशन किया, मेरी काफी टाइम से चाहत थी कि हेल्थ केयर में इंडिया में बहुत सारी चीजें प्रॉपर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो अपने छोटे से वे में अगर हम लोग कुछ एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए तो। और मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था जब मुझे पता चला कि अडल्ट्स के लिए भी वैक्सीन होते हैं, आज से 1 साल पहले, क्योंकि हमें ऐसा लगता था हम युवा है देश की, हमें पता होना चाहिए, लेकिन मुझे भी नहीं पता था।
वे काफी ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। तो हम यही चाहते हैं कि इंडिया में सबको पता चले कि अडल्ट वैक्सीन होते हैं और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, यही कोशिश है। घनश्याम अंकल, हाँ। मालू अंकल शायद ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं। ऑनलाइन नहीं। चलिए, तो आई विल प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल। एंड सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर नरेंद्र राठी का, डॉक्टर हेमंत पाटिल का, जिन्होंने इतने सहज और सरल तरीके से ये जो बहुत ही नया टॉपिक था हम सब के लिए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एडल्ट वैक्सीनेशन भी कुछ होता है। हमने तो अभी तक सुना था कि बच्चों को ही वैक्सीनेशन होता है, और एडल्ट के लिए तो ये सब चीज़ बहुत ही नई थी। बट उस नए टॉपिक को भी हमारे इतने सरल तरीके से और सहज तरीके से हम सबको समझाया, उसके महत्व के बारे में हमको जानकारी दी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा निकुंज मालपानी का, जिसने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया, इसमें लीड ली। प्रोग्राम में इज कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल, is moderated very well, and I must thank you. And डॉक्टर नरेंद्र राठी ने भी काफ़ी इस बारे में, निकुंज के बारे में कहा। I would not like to repeat all those things, but I fully endorse the views of राठी जी कि निकुंज इस उम्र में जहाँ लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, बैन कैपिटल और बैन ऑर्गेनाइजेशन साथ, वो इतने अच्छे विषय पे काम कर रहा है, और ये हमारे लिए और पूरे मैसूरी समाज के लिए गौरव की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अतुल जी लाहौटी का, जिन्होंने आए और अपने मार्गदर्शन इस स्कॉलर कमेटी को दिया और मैसूरी विद्या प्रचारक मंडल के बारे में हम सबको जानकारी अवगत कराई। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट का, इनकी सक्रिय भागिता से, सक्रिय पार्टिसिपेंट से हमारा यह प्रोग्राम सफल हुआ। मैं सभी का, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसी के साथ मेरे ख्याल से मानक जी भी नहीं है, शायद उनको भी कनेक्टर का प्रॉब्लम हो रहा होगा। और आज की हमारा सभा समाप्त होती है, आज का हमारा वेबिनार समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम। प्लीज टेक केयर।